स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। इस चैनल एआर केमिस्ट्री नाम में आपको यहाँ पूरी की पूरी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कंप्लीटली निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पूरी केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू सिलेबस करवाई जा रही है दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स जो अपना चल रहा था वो चल रहा था कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की पूरी प्रिपरेशन मेथड अपन ने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे इस कार्बन कंपाउंड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने इसको कुछ कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा दे रखा दोस्तों अपचयन, तीसरा दे रखा ऑक्सीकरण, और वो अभिक्रियाएं जो केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं वो वाली कैटेगरी हो जाएगी। और एक लास्ट कैटेगरी जो पांचवी कैटेगरी होगी दोस्तों, वो अभिक्रियाएं जो केवल और केवल कीटोन देती है। तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों आज नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर मैं इसके अंदर बात करूं दोस्तों, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला एक तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का क्वेश्चन बनेगा, यानी क्रियाशीलता का क्वेश्चन, कि सबसे फास्ट और स्लो, यानी धीरे और सबसे तेज क्रियाशीलता का क्रम। एक तो क्रियाशीलता देखनी है दोस्तों कि कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एल्डिहाइड या कीटोन सबसे फास्ट देगा या स्लो देगा, ये देखेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर दूसरा रिएक्टिविटी के बाद में देखा जाए दोस्तों तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कैसे, नाभिक स्नेही का योग कैसे होगा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दोनों के दोनों पॉइंट मैं यहां अभी डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसमें यह ध्यान है दोस्तों कि जब नाभिक स्नेही का योग होगा तो वहां पर एक स्टेरिक फैक्टर देखेंगे दोस्तों। कौन सा? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को आप कह सकते हो त्रिविम कारक। क्या कह सकते हो? त्रिविम कारक कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें अपने को यह देखना है कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन सबसे फास्ट नाभिक स्नेही अभिक्रिया देगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देगा। तो सबसे पहले अपन इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और फिर जितने भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है उन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेम रिएक्शन में सारे के सारे इस टॉपिक में जो कि कार्बन कंपाउंड है, पूरी नेम रिएक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आरपीएससी कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बाद। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करें अपन इस कार्बोनिल ग्रुप की, तो किस तरह से एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। देखिए दोस्तों, ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसके अंदर ये जो कार्बन है वो sp2 संतृप्त अवस्था में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों वो कितने डिग्री का हो गया? 120 डिग्री का। अब देखिए ये कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन अधिक वितरणी होने की वजह से ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये बन गया कार्बन पार्शियली नेगेटिव, और ये बन गया ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस ऑक्सीजन का तो अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है, और दूसरा ये जो कार्बन है उसका अष्टक अपूर्ण है। तो अब मैं ये देखूंगा कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो पहले कौन सा अटैक करेगा ये देखना है, और जो अटैक कर रहा है उससे बनने वाला कंपाउंड स्थायी है या नहीं है वो देखना है दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं नाभिक स्नेही की बात करता हूं दोस्तों। ये नाभिक स्नेही इस कार्बन से जुड़ेगा, जुड़ गया, और एक स्थायी यौगिक का निर्माण कर रहा है। ये यौगिक जो भी बनेगा वो स्थायी बनेगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा तो ये कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो क्या रहा? अस्थायी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इससे नाभिक स्नेही जुड़ा इस कार्बन का अष्टक क्या हो गया दोस्तों? पूरा। दूसरा ये इस नाभिक स्नेही की वजह से ये जो आयन बन रहा है उसका स्थायित्व क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया। तो मैं ये कह दूं कि इस स्पीशीज में कार्बन में और ऑक्सीजन माइनस में सबसे पहले जो अटैक करेगा वो रहेगा अपना नाभिक स्नेही, यानी अटैच तो होगा तो नाभिक स्नेही भी जुड़ गया। और बाद में दोस्तों इसके बाद
जब नाभिक इससे जुड़ चुका होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो बचा हुआ है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये दोस्तों बना लेगा Nu और ऑक्सीजन। ये जुड़ गया तो ये एक नया यौगिक का निर्माण कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें भी जुड़ रहा है और नाभिक स्नेही भी जुड़ रहा है, दोनों के दोनों जुड़ रहे हैं। इसीलिए ये जो अभिक्रिया है दोस्तों वो कहलाएगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो सामान्यतया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएंगे दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो यौगिक बना वो तो अस्थायी बना, क्लियर है। तो जो पहले ऐड हो रहा है और उससे बनने वाला यौगिक जो बन रहा है वो स्थायी बन रहा है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि सबसे पहले कार्बन कंपाउंड की अगर क्रियाशीलता की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो किस तरह की मैकेनिज्म या क्रियाविधि दर्शाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, कार्बनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आरपीएससी के अंदर, ये जरूर पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो कौन सी रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन दे देंगे और उस रिएक्शन में आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन किस क्रियाविधि के द्वारा हो रही है दोस्तों। क्लियर है। तो हमें याद रखना है कि जितने भी कार्बन यौगिक है सामान्यतः उनकी जो रिएक्शन है, क्रियाविधि है, वो कौन सी होगी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्रियाशीलता क्रम भी देखेंगे और नाभिक स्नेही योग यानी जो स्टेरिक फैक्टर वर्क करेगा वो भी अपन देखेंगे दोस्तों। एक बार इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है जिस पर मैंने कहा कि इस कार्बन पर जैसे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों, ये नाभिक स्नेही सबसे पहले इस कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। क्लियर है, यही करेगा तभी तो नाभिक स्नेही योगात्मक होगी। तो अब अपने को ये देखना है दोस्तों कि जो कार्बन है उस पर जितना ज्यादा प्लस चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा धनावेश रहेगा, वो नाभिक स्नेही उतने ही आसानी से, उतने ही तेजी से उस कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस ग्रुप से, इस कार्बन से कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हों जो इस प्लस चार्ज को बढ़ाते हों, बढ़ाने वाले, अगर प्लस चार्ज को बढ़ाने वाले ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, अगर वो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उस कार्बोनिल कंपाउंड की क्रियाशीलता किसके लिए? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए सबसे तेज होगी दोस्तों। जैसे दोस्तों, अगर मैं इस कार्बोनिल ग्रुप से सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करता हूं, दोनों हाइड्रोजन जोड़ दिए, फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया दोस्तों, ठीक है साहब। और अपन जानते हैं जितने भी एल्काइल ग्रुप है उनका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। फिर मैंने जोड़ा दोस्तों इथाइल ग्रुप, समझिएगा। फिर मैंने जोड़ा दोस्तों प्रोपाइल ग्रुप, ये लीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट है एक मिथाइल का है, यहाँ इन दो कार्बन का है प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई इफेक्ट इस फर्स्ट वाले से ज्यादा लगेगा। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो 3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट यहाँ वर्क कर रहा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा। और यहाँ देखा जाए दोस्तों तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ी, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ी, इस प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू यानी प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ गया। अब जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन पर प्लस चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। जब प्लस चार्ज कम होगा तो इस पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा होगी दोस्तों। तो एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जा सकता है दोस्तों क्रियाशीलता का। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ये है कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में इस कार्बोनिल से केवल एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कीटोन की बात करूं तो यहाँ 2 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लगता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि इस एल्डिहाइड की क्रियाशीलता इस कीटोन के कंपेयर में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए इसकी इस एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों इसकी क्रियाशीलता को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे,
वो वाला ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्टेरिक फैक्टर क्या कहता है वो भी अपन देखते हैं, त्रिविम कारक क्या कहता है वो भी देखते हैं। नोट कर लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन इस स्टेरिक फैक्टर को भी देखते हैं कि इस स्टेरिक फैक्टर या त्रिविम कारक की वजह से क्रियाशीलता कैसे निकालें। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये ले लिया कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप पे मैंने सबसे पहले नाभिक स्नेह का योग करवा लिया दोस्तों। जैसे ही नाभिक स्नेह का योग करवाया, अच्छा इससे पहले अपने पास दोस्तों जो बॉन्ड एंगल है, कोण है, वो कितना है 120 डिग्री का है। क्लियर है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp2 संगृहीत अवस्था में था। जैसे ही नाभिक स्नेह जुड़ेगा, अब ये कहा जाए कि ये कार्बन लिया मैंने और ये ऑक्सीजन लिया, ये मैं एल्काइल ग्रुप को ऐसे डिनोट कर देता हूं, और दोस्तों ये मैंने नाभिक स्नेह से जोड़ दिया। इस पे नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं। अब गौर से देखिए दोस्तों, जैसे ये नाभिक स्नेह इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन का जो संकरण हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा sp3। फिर ये भी कह सकता हूं कि जैसे sp3 होगा ये चतुष्फलकी की हो जाएगा दोस्तों संरचना में। कौन सा चतुष्फलकी की संरचना हो जाएगी, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर ये जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है या एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये कहा जाता है दोस्तों ये जो मिथाइल ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर देन हाइड्रोजन के। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक नहीं करने देता। क्या कह रहा हूं, यहाँ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, तो मिथाइल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होता है किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये कह रहा है कि ये मिथाइल आने वाले नाभिक स्नेह को आसानी से अटैक नहीं करने देता। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों। क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये मिथाइल ग्रुप त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, और इसी कारण ये कहा जाता है कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं दोस्तों और किसी अदर एल्डिहाइड की बात करूं जहां एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये कहा जाता है कि ये जो H है इस एल्काइल ग्रुप के कंपेयर में बहुत छोटे हैं। छोटे होंगे तो क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर त्रिमिक फैक्टर कम लगेगा। जब कम लगेगा तो आसानी से नाभिक स्नेह इस पर अटैक करेगा, किसके कंपेयर में, एल्डिहाइड के कंपेयर में दोस्तों। तो यही ध्यान रखना है कि स्टेरिक फैक्टर या त्रिविम कारक या त्रिविम बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है, इस कार्बोनिल कार्बन पे लगने वाले दो बल्कि या बड़े समूह की वजह से। जब मिथाइल ग्रुप या कोई इथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो कार्बन इस कार्बन पर मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के कंपेयर में उन समूह को अपन बड़े ग्रुप बोलेंगे, और उन बड़े ग्रुप की वजह से आने वाला नाभिक स्नेह आसानी से अटैक नहीं कर पाता। और यही कारण है कि इस स्टेरिक फैक्टर की वजह से फॉर्मल्डिहाइड की क्रियाशीलता अदर जितने भी एल्डिहाइड है उनके कंपेयर में ज्यादा होती है दोस्तों। तो ये दो फैक्टर थे दोस्तों क्रियाशीलता के लिए, एक नाभिक स्नेह किस तरह से अटैक करेगा, और दूसरा नाभिक स्नेह अटैक तो करेगा लेकिन कार्बन पे अटैक होगा या इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्सीजन पे अटैक होगा। पहले कौन अटैक करेगा, नाभिक स्नेह अटैक करेगा। तो पता चलता है कि यहाँ नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया थी। फिर अपने वो क्रियाशीलता देखते थे, तो क्रियाशीलता के लिए मैंने कहा कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होगी। क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, जहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा वहां उस कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया कम होगी। फिर मैंने लिया स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर ये कहता है कि इस कार्बनिक कार्बन पर जितने छोटे ग्रुप जुड़े हुए होंगे उतना ही आसानी से नाभिक स्नेह अटैक करेगा। अगर मिथाइल या कोई बल्कि ग्रुप जुड़ गया या बड़ा ग्रुप जुड़ गया तो उस पर अटैक करने की टेंडेंसी कंपेयर देन फॉर्मल्डिहाइड के कम हो जाएगी। इसीलिए ये एल्डिहाइड इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा। और अगर मैं दोस्तों कीटोन ले लूं तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आप नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं इसकी रिएक्शंस की बात करूंगा तो इसकी जितने भी रिएक्शंस हो दोस्तों वो सारी की सारी मैं एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इनऑर्गेनिक की क्लासेस भी अपन अलग से ले रहे हैं, तो उनकी क्लास भी ज्वाइन कीजिए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक दोस्तों सेम है, और आपके मैं कुछ ऐसी चीजें ला रहा हूं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जो जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग मैं कवर कर रहा हूं दोस्तों ये मैटर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।